नमस्कार, स्वागत आप सभी का मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आज हर कोई, चाहे आप हो या मैं, हम अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से निवेश करना चाहते हैं, ताकि केवल आज ही नहीं बल्कि आने वाला जो कल है वहां भी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ हमारी जो लाइफ है वो टेंशन फ्री रह सके। ऐसे में केवल पैसे कमाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे सही जगह पर, सही समय पर और सही तरीके से निवेश करना भी ज़रूरी है। और यही कहलाता है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। खासतौर से जब हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, आखिर क्या ये होती है और कितनी ज़रूरी है। जब भी निवेश को हर कोई जानता है, लेकिन जब हम इसमें स्मार्ट निवेश की बात कर रहे हैं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, क्या आखिर इसका फॉर्मूला है, किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, आज इस पर आपको हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और सबसे पहले हम बात आपको बताएंगे स्मार्ट इन्वेस्टिंग में, जिसके ज़रिए रिस्क कम और जो रिटर्न है वो आपको कैसे ज़्यादा मिल सकता है। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर स्मार्ट इन्वेस्टिंग है क्या, किसको आखिर हम स्मार्ट निवेश मानते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है और कैसे आप भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग करके एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आइए जानेंगे आखिर क्या है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। स्मार्ट इन्वेस्टिंग की जब जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इस बात का ज़्यादा जोर रहता है कि हमें जो रिटर्न है, जो मुनाफा है वो ज़्यादा हो। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो हमारा रिस्क है, जो जोखिम है, उसका भी ख्याल रखना होता है। अब ऐसे में कौन कौन से वो पहलू हैं और आखिर कैसे जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग की जब हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो आपको हम समझा देते हैं। सबसे पहले समझदारी और रणनीति के साथ निवेश करना कहलाता है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। ना सिर्फ आपको जानकारी है, बल्कि एक स्ट्रेटेजी जो है वो आपको यहाँ अपनानी होगी और उसके बाद आप जो निवेश है वो कर सकते हैं। एक पहली जो मुख्य बात है वो तो ये हो गई। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण पहलू है, दूसरा है कम जोखिम में बेहतर रिटर्न। जोखिम जो है, जो रिस्क है वो लगातार बना रहता है और ऐसे में ज़रूरी यही है कैसे हम जोखिम को कम कर सकते हैं। और जोखिम कम होगा तो ज़ाहिर तौर पर बेहतर रिटर्न आपको मिल पाएगा। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है सही समय, सही जगह और उसके साथ साथ सही जानकारी। जी हाँ, इन तीनों बातों का ख्याल आपको रखना होगा और उसके बाद आप भी स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि आखिर क्या है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। अब आप कहीं ना कहीं ये समझेंगे कि आखिर कैसे आप भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आखिर आप कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें निवेश का जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखना होगा कि आप किस वजह से आप निवेश कर रहे हैं। आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई या दूसरे जो उद्देश्य हैं आपके, वहाँ पर आपका टारगेट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, उसका ख्याल आपको रखना होगा। इसके साथ साथ बात आती है कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया, उसके बाद आपका जो विकल्प है, निवेश के जो विकल्प हैं वो क्या क्या हैं, उसके बाद आप जाहिर तौर पर यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। साथ ही बात आती है रिस्क और रिटर्न की। जैसा हमको लगातार आपको बता रहे हैं कि जो जोखिम है उसको हमें कम करना है और रिटर्न जो है उसका ख्याल रखते हुए हम सभी चाहते हैं बेहतर रिटर्न मिले, तो इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। साथ ही जब हम निवेश करते हैं तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो हमारा लॉक इन पीरियड है, लॉक इन समय जो है उसका ख्याल रखना होगा। किसी जगह हम निवेश कर रहे हैं और वहाँ मान लीजिए हमारा लॉक इन समय ज़्यादा है, तब आपको सोचने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हमारा जो निवेश है वो ठीक रहेगा या नहीं। साथ ही बात अगर की जाए टैक्स बेनिफिट्स की, हम सभी जानते हैं कि हमें इस तरह के जो निवेश हैं उन पर ध्यान देना चाहिए जिनके ज़रिए हमें टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। फिर चाहे हम फिक्स डिपॉजिट को देखते हैं, पीपीएफ की बात करते हैं, ईएलएसएस की बात करते हैं, तमाम विकल्प आपके पास हैं। तो इस नज़रिए से भी आपको सोचना होगा और तभी आपकी जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग है वो बेहतर तरीके से शुरू हो सकती है। तो इस पर आपको और विस्तार से हम जानकारी देंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं धीरेन्द्र कुमार, जो कि सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कितना ज़रूरी है आज के समय में जब हम स्मार्ट इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो। बहुत ज़रूरी है, बल्कि मुझे लगता है अनिवार्य है। 2 बड़ा सरप्राइज़ कि आप अपने करियर के बारे में निश्चित नहीं रह सकते। अनिश्चितता बनी रहती है। जब आपके आमदनी का जो स्रोत है, उसके बारे में अनिश्चितता बनी रहती है, तो आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। जी। दूसरा कि हमारी उम्र बढ़ रही है। पहले जो हमारा लॉन्जेविटी था 70-75 साल तक आप जीवित रहते थे। अगर आप 90 साल जीवित रहते हैं, अगर आप 60 पे रिटायर करते हैं,
तो पहले आपको 15 साल का इंतज़ाम करना पड़ता था, अब आपको 30 साल का करना पड़ेगा। हुँ, और तीसरा चीज़ जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है वो बहुत रफ़्तार से बदल रहा है। अब जॉइंट फैमिली नहीं है। जी, बहुत सारे खर्चे आपके अलग तरीके के हो गए हैं। और इस वजह से और ख़ासकर पिछले 20-30 साल में जिस तरह से खर्च के साधन नए आए हैं, जिस वजह से आपकी बचत और निवेश की शुरुआत ही नहीं हो पाती है या बहुत देर से हो पाती है। इस वजह से मुझे लगता है कि इस दिशा में आपको जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। हुँ, आपको इसके बारे में सेंसिटिव हो जाना चाहिए। ज ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी शुरुआत करें, ज़्यादा से ज़्यादा बचाएँ। और शुरू में आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप 20-30% अपनी आमदनी का बचाने की कोशिश करें। जी, क्योंकि और कम और जो भी बच सकता है जल्दी उसकी शुरुआत करें क्योंकि उसकी शुरुआत अगर नहीं होती है, तो आपको ये आदत ही नहीं पड़ेगी। शुरुआत में आपको लगेगा कि इसका कुछ असर नहीं हो रहा है। हुँ, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि अगर आप 10,000 और उस आमदनी और ये जो आपका निवेश है, जो बचत है, इसकी रकम को बढ़ाएँ अपनी उम्र के साथ, आमदनी के साथ। अगर आप 10,000 रुपया 30 साल तक बढ़ाते हैं और वो 12% की रफ्तार से बढ़ता है, जी, तो ये साढ़े 3 करोड़ रुपया हो जाएगा 30 साल के बाद। लेकिन अगर इसको आप हर साल 10% अगर आप बढ़ा देते हैं, आपने शुरुआत की 10,000 रुपए से, अगले साल आप 11,000 लगाते हैं, इस तरह से आप बढ़ाते जाते हैं, हुँ, तो ये रकम हो जाएगा करीब-करीब 9 करोड़ रुपए। जी, और ये ज़रूरी है क्योंकि ये सारे कैलकुलेशन में हम महँगाई के बारे में भूल जाते हैं। हुँ, आपका पैसा बढ़ रहा है, कंपाउंड कर रहा है, लेकिन महँगाई भी बढ़ रही है। और उससे जूझने के लिए जिस रकम की तैयारी आपकी होनी चाहिए, जी। आपके पास और ख़ासकर बड़ी उम्र में आपके पास मार्जिन ऑफ एरर होना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। लेकिन धीरेन जी, आपके जैसे आपने कहा कि जो शुरुआत है वो हमें समय रहते कर लेनी चाहिए। अगर देखा जाए तो ये एक हम मान सकते हैं कि एक मेन रीज़न भी है स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, जब हम बात कर रहे हैं कि हमें जितनी जल्द है हम इसकी शुरुआत करें। जी हाँ, जल्दी से जल्दी आपको उसकी शुरुआत करनी चाहिए। आज शुरुआत कर पाना बहुत आसान हो गया है। हुँ, अगर आप कुछ नहीं कर पाते, तो एनपीएस की शुरुआत कीजिए। जी, एनपीएस में खाता खोलिए और एनपीएस का एक बड़ा फ़ायदा है। एक तो ये सबसे कम खर्चीला एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अधिक से अधिक इक्विटी में लगाइए शुरुआत के साल में। दूसरा जो बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है, जो बहुत सारे लोग इसको नुकसान बताते हैं, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बताते हैं, पर मुझे लगता है कि एनपीएस का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। कि एनपीएस में लगाया हुआ पैसा आप आपका वो ईयरमार्क हो जाता है कि आपके पेंशन का है, आपके आपके पेंशन के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए। इसमें आप आसानी से हाथ नहीं लगाते, नहीं तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, वर्ल्ड जी, कप फुटबॉल होता है और आपको अचानक एलसीडी पसंद आने लगता है हुँ, और आपके लिए जो ज़रूरी लंबे समय का पैसा है, उसमें आप हाथ लगा देते हैं। जी, इसमें हाथ लगाना आपके लिए आसान नहीं है। ये हुँ। एक डिसिप्लिन एनफोर्स करता है और जो कि मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। धीरेन जी, लेकिन जो अमूमन हम देखते हैं जो लोग हैं वो जब एनपीएस की भी बात करते हैं, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न उनको होता है कि टियर 1 की तरफ जाएँ, टियर 2 की तरफ जाएँ। क्या इसका फ़ायदा उनको किस तरीके से मिल सकता है? देखिए, टियर 1 आपके लिए अनिवार्य है और टियर 2 में आप तभी लगा सकते हैं जब आप टियर 1 अकाउंट में आप पैसा डाल रहे हैं या वो आपका लाइव अकाउंट है। उसके लिए ज़रूरी है कि साल में कम से कम आपको ₹5,000 जाना डालना होता है, इस अकाउंट को जारी रखने के लिए। जी, लेकिन इसको दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए कि टियर 1 अकाउंट आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है और रिटायरमेंट का पैसा है, इससे आपको पेंशन मिलेगा। इस पैसे को आप निकाल नहीं सकते। जब आप निकालेंगे भी अपने रिटायरमेंट पे तो उसका 40% पैसे से आपको एन्युटी खरीदना है। निकालना आपके लिए 60 साल की उम्र में अनिवार्य नहीं है। आप इस पैसे को एक्सटेंड कर सकते हैं 75 साल तक और तब जी, तक आप उसमें से सिस्टमैटिक लंप सम विथड्रॉल की शुरुआत कर सकते हैं जिसका प्रावधान अब एनपीएस में हो गया है। हुँ, टियर 2 अकाउंट आपके लिए शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल्स के लिए है कि आपको जो पैसा आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए या जो पैसा आपको 1-2 साल में, 3 साल में चाहिए, वो आप टियर 2 में लगाइए। जी, उस पैसे को आप काफ़ी आसानी से कभी जब इच्छा हो आप निकाल सकते हैं और लंबे समय का पैसा आपका अधिकतर पैसा इक्विटी में होना चाहिए। जी। कम समय का पैसा 1 से 3 साल जो आपको 1 3 साल के अंदर चाहिए, वो आप देखिए कि आपका आपका डेट प्लान में वो कॉर्पोरेट डेट या गवर्नमेंट बॉन्ड प्लान में लगा हुआ हो। जी। और और ये ज़रूरी होता है ये धीरेन जी, क्योंकि बहुत ही अक्सर हम आसान है। देखते हैं जो शुरुआत है, फिर चाहे युवा वर्ग की हम बात करें, कोई भी जब शुरुआत करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि जो निवेश का माध्यम है वो कितना सुरक्षित है। फिर चाहे हम फिक्स डिपॉज़िट की बात करें या पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स की बात की जाए, तो आपके अनुसार कितना-कितना प्रतिशत हमें अलग-अलग जो विकल्प हमारे पास हैं, पोस्ट ऑफिस है, फिक्स डिपॉज़िट है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, कितना परसेंटेज इसमें हमें रखना चाहिए?
अगर हम एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग की बात करें या एक समझदार निवेशक की बात करें या एक थॉटफुल इन्वेस्टर की बात करें, तो कम समय का पैसा, जो पैसा जिस पैसे की ज़रूरत आपको कभी भी हो सकती है या जो आपका इमरजेंसी फंड है, अगर आपके घर में वृद्ध माता-पिता हैं, छोटे बच्चे हैं जी। और आपका आपकी आपकी आमदनी अगर थोड़ी अनिश्चित है, आप हर महीने नियमित रूप से आपको आमदनी मिल नहीं होती है, लेकिन आप साल में अ, तो मुझे लगता है कि आपके पास इतना बंदोबस्त होना चाहिए, आपका इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए हुँ। कि 6 से 12 महीने तक का जो घर का खर्च है, उसके लिए आपको अपने लंबे समय के निवेश को हाथ नहीं लगाना पड़े। जी। तो इसका आकलन आप खुद ही कर सकते हैं। अगर आपका मासिक खर्च ₹10,000 अगर आप एक ऐसे परिवार में रहते हैं, छोटे से शहर में रहते हैं, आपका अपना घर है, खेती होती है और आपके खर्चे कम हैं। अगर ₹50,000 है तो आपको ये ₹6,00,000 रखना चाहिए अपने पास। ये आपका बैंक डिपॉज़िट में, सेविंग्स बैंक अकाउंट में या आपके घर के लॉकर में होना चाहिए। कुछ 10-20,000 कैश या एटीएम से जिससे आपको निकाल सकते हैं। अगर ये आप इंतज़ाम कर लेते हैं, जी। तो आपको जो और तैयारी करना होता है जिसकी वज़ह से जो बहुत ही मददगार होता है, आपको लंबे समय तक अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पे कायम रहने में। एक तो ये इमरजेंसी फंड जब क्रिएट हो जाए तो आप देखिए कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। हुँ। क्योंकि आप केवल एक बीमारी से दूर हैं कि आप बहुत लंबे समय तक के लिए आप गरीब हो जाएँगे। जी। अगर आपको आप और हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए, आपके परिवार के लिए ज़रूरी है ताकि एक बड़ा खर्चा अगर आ जाए तो आपका बाकी सारा बचत और निवेश का प्लान हुँ। डिसरप्ट नहीं हो। तीसरा चीज़ है कि अगर आपके घर में अगर आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट लोग हैं, अगर लोग आप पे निर्भर करते हैं और आप कमाने वाले इकलौते आदमी हैं, तो आपके पास 10 से 15 साल तक की आमदनी का टर्म इंश्योरेंस हो और ये एक छोटी रकम में है बड़ा इंश्योरेंस, ये यूलिप नहीं है, ये एंडाउमेंट प्लान नहीं है। जी। ये टर्म इंश्योरेंस है, आप अपने लिए प्रोटेक्शन खरीद रहे हैं हुँ। और इसके बारे में लोगों को सावधान रहना चाहिए। जब इन तीनों चीज़ों के बारे में आप जब कदम बढ़ाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि आप एक अनुचित प्लान का चुनाव कर लेते हैं। ना तो उसमें आपको इंश्योरेंस मिलता है, ना वो अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। बिल्कुल। और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप एनपीएस का एक्टिव प्लान चुनिए। जी। एनपीएस का खाता जल्दी से जल्दी चुनिए और खोलिए और इसकी शुरुआत कीजिए, ये ऑनलाइन कर पाना संभव है। बिल्कुल, और लेकिन धीरेन जी अक्सर लोग जो गलती कहें या हम कह सकते हैं लालच जो है, वो ज़्यादा नज़र आ जाता है जब हम देखते हैं कि कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को बेहतर रिटर्न मिला है, तो हम भी सोचते हैं कि वहाँ पर हम भी निवेश कर देते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह के जो ट्रेंड है, कहीं न कहीं आगे चल के उनको उसमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। जी हाँ, ये आपका भविष्य का मामला है। ये आपकी गाढ़ी कमाई का सवाल है और इसके बारे में मुझे लगता है कि आपको पड़ोसी के बजाय किसी एडवाइज़र की भी तुलना में मेरे जैसे व्यक्ति पे भी निर्भर करने के बजाय आपसे ज़्यादा बड़ा आपका वेल विशर कोई नहीं हो सकता है। जी। और आपकी ज़रूरत के बारे में जानकारी आपसे बेहतर किसी को नहीं पता है। आपकी इच्छाएँ, आपके सपने सब कुछ आप आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हुँ। कितना ज़रूरी है आपका ये पैसा, उस पे आपकी ज़िंदगी के कितने इम्पोर्टेंट गोल्स डिपेंड करते हैं। और इसलिए इस पे थोड़ा गंभीरता से आपको 5-10 मिनट समय लगाना चाहिए, समझना चाहिए। आँख बंद करके, पड़ोसी को देख के, मित्र को देख कर के, दोस्तों ने पैसा बनाया है, कहानियाँ सुन कर के आप पैसा मत लगाइए। जी। ये बहुत ही ज़रूरी है और ये ज़रूरी 2 तरीके से है। एक तो कि आपका सीधा आपका नुकसान होता है। हुँ। दूसरा कि एक बार जब अगर आपको एक बार नुकसान हो जाए, तो उसके बाद आप किसी पे भरोसा नहीं करते और आप अल्ट्रा कंज़र्वेटिव हो जाते हैं। जिस वजह से जो बाज़ार का जो फ़ायदा है, हुँ। आप एनपीएस में इक्विटी प्लान में लगाते हैं, किसी इक्विटी फंड में एसआईपी करते हैं। एक बार आपको नुकसान हो जाए, नुकसान करके अगर आप अपना ₹100 लगाया हुआ अगर आपने ₹75 निकाल लिया है, जी। तो उसके बाद आप बहुत सालों तक उस दिशा में देखेंगे भी नहीं। और ये मुझे लगता है कि इस निवेश की गलती का सबसे बड़ा नतीजा और सबसे बड़ा नुकसान है, जिससे लोगों को बचना चाहिए। जी। शुरुआत में तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और उसी वजह से धीरेन जी शायद कहा भी जाता है कि जो इमोशंस हैं उन पे हमें कंट्रोल रखना होगा और उसके साथ-साथ जी, स्ट्रेटेजी से हमें काम लेना चाहिए जब हम जी। बेहतर निवेश की बात कर रहे हैं तो। जी हाँ, बिल्कुल आपका प्लान बहुत ही सिंपल होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी शुरुआत करें, ज़्यादा से जी। ज़्यादा पैसा लगाएँ, हर साल अपनी रकम बढ़ाएँ और जब आपके पास 4-5 साल पैसा इकट्ठा होने के बाद जब वो बढ़ जाए, कोई खासा रकम हो जाए, तब आप देखिए कि आप उसमें अपना डेट एलोकेशन कैसे बढ़ाएँगे। रिटायरमेंट के नज़दीक जाएँ तो अपने फिक्स्ड इनकम एलोकेशन को थोड़ा बढ़ाइए। शुरुआती साल में आप पूरी तरह अधिक से अधिक इक्विटी रखिए। जी। उतार-चढ़ाव पे ध्यान मत दीजिए और अगर आप इतना करते हैं और अ, लोगों के लोगों के क्लेम्स पे आप विश्वास मत कीजिए।
हमेशा जब आपको कोई कुछ बताए तो आप उसको अविश्वास से देखिए कि आपको झूठ बोला जा रहा है, जब तक कि अगर कोई उसको साबित नहीं कर दे कि ये सच है। जी। कागज देखिए, समझिए, जानिए कि कैसे काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको गाड़ी चलाने के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना पड़ेगा। हुँ। लेकिन ये समझना कि गाड़ी कैसे काम करता है, चक्का ठीक होना चाहिए, तेल ये कैसे फ़ंक्शन करता है, कि किस स्पीड पे चलाना चाहिए और ये कैसे काम करता है। जी। और एक एक बेसिक रूल जो लोगों को विश्वास करना चाहिए, बल्कि लोगों को हमेशा के लिए ये गाँठ बाँध करके रख लेना चाहिए, कि जो कहा जाता है कि टू गुड टू बी ट्रू। अधिकतर लोग झांसे में आ जाते हैं, जब उनको जी। बताया जाता है कि यहाँ पे आपका पैसा 8 महीने में दुगना होगा, 4 महीने में दुगना हो जाएगा। आज जिस तरह से मीडिया का प्रोलिफरेशन हम यूट्यूब पे देख रहे हैं और कोई भी आदमी आके कुछ भी बोल रहा है और लोग उस पे विश्वास करके और उस लालच में पड़ जाते हैं, मत पड़िए। जी। और ये जो मैं इमरजेंसी फंड की आपको तैयारी की बात कर रहा था, सबसे ज़रूरी तैयारी तो आपको ये करना है चलिए, कि बिल्कुल, ना करीब सिर्फ़ हम कह सकते हैं कि सुरक्षित माध्यम जो है निवेश का, उसको हमें पहले चुनना चाहिए और इमरजेंसी फ़ंड जो है वो हमें ज़रूर बनाना चाहिए। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी क्या कुछ विकल्प हैं, इसके बारे में हम आपसे आगे जानकारी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी MDH कश्मीरी। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग को लेकर। जी हाँ, कैसे आप इसको कर सकते हैं जिसके ज़रिए ना सिर्फ जोखिम जो है वो कम होगा, बल्कि आपका रिटर्न भी बढ़ सकता है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया क्या कुछ आपके लिए सुरक्षित माध्यम हैं विकल्प के, और हमारे साथ धीरेन्द्र जी लगातार जुड़े हुए हैं जो कि जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है, आपके पास सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, सही समय सही जगह और उसके साथ साथ सही जानकारी। और यहाँ खासतौर से धीरेन्द्र जी हमने सुरक्षित माध्यमों की बात की, लेकिन जब हम बात करते हैं, क्योंकि रिटर्न के साथ साथ आज के समय में एसआईपी की बात की जाए, म्यूचुअल फंड की बात करें या स्टॉक्स की बात की जाए, तो निवेशक जो हैं इस तरफ भी हम कह सकते हैं ज़्यादा ध्यान उनका जाता है, क्योंकि रिटर्न उनको लगता है ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन किस तरीके से एसआईपी की बात की जाए या कौन से ऐसे फंड हैं जिनकी शुरुआत अगर निवेशक जो है वो करना चाहें तो उनको ऑप्ट कर सकते हैं? मुकुल जी, इसमें समझने लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लंबे समय का पैसा जो 5 साल तक आपको ज़रूरत नहीं पड़े, वो पैसा ही आपको इक्विटी में लगाना चाहिए। उससे कम समय का पैसा जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है, वो पैसा आपको इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए। जी। ये अलग-अलग ज़रिया है। आप शेयर्स में सीधे तौर पे लगा सकते हैं, यहाँ भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए 2-3 चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप अच्छी कंपनी का चुनाव कर पाएँगे, 5 साल तक होल्ड कर पाएँ 5 साल के नज़रिए से खरीदेंगे, भले ही अभी कोई ऐसी स्थिति बनी तो आप जल्दी बेच देंगे। आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं और आपके पास जानकारी और समय है इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, अच्छे कंपनी का चुनाव करने के लिए, उसको सही समय पे खरीदने के लिए और उचित समय पे बेचने के लिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इक्विटी फंड में आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये कम खर्चीला हो, लो एक्सपेंस रेशियो वाला एक डाइवर्सिफाइड वेहिकल। नहीं भूलना चाहिए कि एनपीएस में लगाया हुआ पैसा जो आपका इक्विटी में है, वो भी एक इक्विटी फंड है। जी। आपका जो पैसा लग रहा है 75% अधिकतम उस फंड में इक्विटी में लग सकता है। वो भी इक्विटी है और इस ज़रिए से इक्विटी में लगाना, लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर आप मान लीजिए बेहतरीन तरीके से कंपनी का चुनाव कर सकते हैं, 10, 15, 20 कंपनी आप खरीद भी सकते हैं, उस पे आप नज़र रख सकते हैं। और यही काम म्यूचुअल फंड में हो रहा है। उसमें होता क्या है, लोगों को लगता है कि स्टॉक में सीधे इन्वेस्ट करना उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है या वहाँ ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी। क्योंकि हमेशा किसी पोर्टफोलियो में भी 2-4 स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि 3 गुना 4 गुना हो जाते हैं 5 साल में। कुछ स्टॉक होते हैं जो कि एवरेज सा रिटर्न देते हैं, कुछ स्टॉक होते हैं जिसमें आपको नुकसान होता है।
और यही म्यूचुअल फंड के एनएवी में भी दिखता है। यही जब आप खरीदते हैं शेयर सीधे तौर पे, तो आपको वो जो 3-4 गुना बढ़ने वाले हैं, वो आपको उसकी वजह से आपको बड़ी खुशी होती है, आपको लगता है कि आपने कुछ बड़ा अचीव किया है और आप ओवरऑल रिटर्न नहीं देखते। जी, ओवरऑल रिटर्न करीब-करीब मुझे लगता है बहुत सारे निवेशकों का पोर्टफोलियो मैं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि उनको उनके कुछ निवेश का प्रदर्शन बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन ओवरऑल रिटर्न जो है वो बहुत जी। अधिक निवेशक इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। तो हुँ, अगर आप इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं, तो इंडेक्स खरीदना तो आपके लिए सबसे आसान है और वहाँ पे कुछ आपको दिमाग में नहीं लगाना है। जी। चुपचाप सबसे कम खर्चे में इंडेक्स खरीदना है और यहाँ पे एनपीएस भी मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरीन लंबे समय के निवेश का विकल्प है, क्योंकि एनपीएस से कम खर्चीला कुछ भी उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल। लेकिन धीरेन जी, एक वर्ग ऐसा भी है निवेशकों का जिसका मानना ये है कि स्टॉक मार्केट की जगह हम रियल एस्टेट की तरफ जा सकते हैं, रेट्स की तरफ जा सकते हैं, या कमोडिटी की जब हम बात कर रहे हैं गोल्ड या सिल्वर, इनमें भी निवेश कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, कितना प्रतिशत का निवेश इनमें करना सही रह सकता है? मुझे लगता है कि सोने में जिस तरह का उछाल देखा गया है, जिस तरह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं और जिस तरह से खरीदते जा रहे हैं और पिछले 4-5 साल में जिस तरह का रुख बदला है, जी, यहाँ पे आपका 5-10% पैसा लगा होना चाहिए, ताकि आप इसका, लेकिन इसको आप ग्रोथ का एलोकेशन नहीं मान सकते। और रियल एस्टेट तो मुझे लगता है कि आपको रियल एस्टेट को बिल्कुल 2 नज़रिए से देखना चाहिए। एक आपका घर जिसमें आप रहेंगे, हुँ, जिसमें आपको इमोशनल कंफर्ट मिलेगा कि आपका घर है, जी, जिसमें आप रहेंगे और उसकी वजह से आपके किराए की बचत होगी। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप वो ऐसा घर लें जिसमें कि आपके 1/4 या 1/3 से ज़्यादा पैसा आपकी आमदनी का, उस पैसे को, उस मकान को के ईएमआई में ना जाता हो। इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी डाउन पेमेंट की और बाकी बाकी चीज़ों की। ये जी, करने के बाद जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, अभी रीट की शुरुआत हुई है और ये काफ़ी शुरुआती दौर है। रीट्स एक अच्छा ज़रिया बन सकता है, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखने के लिए आपको देखना चाहिए कि ये कितना बड़ा, एक बहुत हाई टिकट इन्वेस्टमेंट है। जी, ये बहुत हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत ही प्रोन है लिटिगेशन के। हुँ, दिल्ली में रहने वाले, मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ, आप रहते हैं, जी, हमें लगता है कि पिछले 10 साल में खरीदे हुए 50% निवेशक जो निवेशक हैं रियल एस्टेट के, हुँ, उनका पैसा फँसा हुआ है, उनको मकान मिला नहीं, उनका हुँ, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। रोज़-रोज़ का कोई तमाशा शुरू वहाँ पे होता है और यहाँ पे एक आपकी बड़ी पूँजी लग जाती है। जी, लोगों के लिए ये एक स्पेकुलेट करने का ज़रिया हो जाता है, ख़ासकर जब रियल एस्टेट में उछाल देखा जाता है। हुँ, इससे लोगों को बचना चाहिए। घर ज़रूर खरीदिए, निवेश भी ज़रूर कीजिए, कोई स्पेशल अपॉर्च्युनिटी आए तो। कोई आदमी अगर डेस्परेट है, बेच रहा है, कोई ख़ास आपको कोई जानकारी है। अन्यथा ये आपके एक पोर्टफोलियो के बहुत बड़ा कॉन्सन्ट्रेटेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर जी। आप 10 मकान खरीद रहे हैं, तो ये आपके लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा। आपके पास क्या बिल्कुल। वो और अगर फुल देखा टाइम। जाए धीरेन जी, हम निवेश तब भी जब भी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे जो बजट है, हमारी जो क्षमता है, उसके अनुसार जी, हम कह सकते हैं कि तभी स्मार्ट इन्वेस्टिंग संभव है, जब अपनी क्षमता के अनुसार हम निवेश करें। जी, बिल्कुल। तो ज़ाहिर तौर जी, पर जी, जी धीरेन जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से लोग आकर्षित होते हैं मकान के बारे में, लोगों को लगता है कि बाकी सब चीज़ अनरियल है, यही रियल है। हुँ, आपको चिंता करना चाहिए कि ये आपके पूरे रियल एस्टेट में स्पेकुलेशन शुरू हो गया है कि अक्सर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ऐसे बेचा जाता है कि ये 5 करोड़ का मकान है और इसके लिए इसमें बुकिंग आप केवल 10 लाख रुपए कर सकते हैं, और अगर उसका 5 करोड़ का जो मकान है, ये अगर 5.25 लाख रुपए का हो जाता है, तो आपके 10 लाख रुपए के निवेश पे आपको लगता है कि 25 लाख रुपए का आपको फ़ायदा हुआ है। जी, इस नज़रिए से आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हुँ, वो 5 करोड़ का घर जिस दिन 4,90,00,000 करोड़ का बिकेगा, उस दिन जी। आपका 10 लगाया हुआ ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल, एक वक़्त पर जो रिटर्न आपको मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कि आने वाले समय में भी उतना रिटर्न आपको मिल पाए। और ये पूरी कैलकुलेशन जो है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, वो आपको बनानी चाहिए जब भी आप निवेश करें। फिलहाल धीरेन जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। तो जाना आपने कैसे आप भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पूरी जानकारी आपके पास हो और आप भी ना सिर्फ सही समय पर बल्कि सही जगह और सही जानकारी के साथ आप अपना निवेश करें। आप जब ये बेहतर निवेश करेंगे, उसके साथ साथ आप भी, हम कह सकते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाएंगे। और हमारी कोशिश यही है कि मनी मंत्र के ज़रिए आप
ना सिर्फ जागरूक हों बल्कि आपका जो फ़ायदा है, जो आपकी बचत है वो बढ़े। आप निवेश जिस तरीके से कर रहे हैं उसकी सारी जानकारी लें और उसके बाद ही आप अपना जो अगला कदम है वो उठाएं। तो फिलहाल आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को अनुमति। नमस्कार।